नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और मेरे द्वारा जो पॉलिटी की सीरीज़ चलाई जा रही है तो ये उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित हूं। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जो मैं पढ़ा रहा था वो आपको संसद के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था। तो ये उसका 5वां पार्ट है। मैं आपको बता दूं तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मतलब कि पहली बार जो भी विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाने के बाद में स्टार्टिंग से पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करिए, या फिर आपको संसद का ही चैप्टर पढ़ना है तो आप संसद का पार्ट 1 से आप स्टार्ट करिए, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा करके आप स्टार्ट करिए। नहीं तो संसद की चीज़ें आपको मतलब कि इस वीडियो में आप क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवा दी हैं। तो आपको सीक्वेंस से ही देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो संसद में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैंने आपको पिछले लेक्चरों में दी, तो आज ये संसद का लास्ट पार्ट है। तो पिछले जो लेक्चर हैं उसमें मैंने आपको निधियों के बारे में बता दिया था, तो वहीं पे हमारा लेक्चर जो है एंड हुआ था, जिसमें मैंने लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि के बारे में बात करी थी। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है संसद में बजट। जो बजट होता है तो वो संसद में जो कैसे पेश किया जाता है, और बात करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से उसके पास में पैसा आता है और किस तरीके से वो खर्चा करती है। तो ये बजट का जो टॉपिक है ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो इसके बारे में इकोनॉमी वाली क्लास में मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ कि जो बजट के प्रावधान जो संसद में होगा, कि संसद में बजट की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से पैसा मिलता है। तो वो सारी की सारी चर्चा जो संसद से रिलेटेड होगी बजट में, वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो संसद में बजट जो है हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए बजट क्या होता है। बजट होता है कि एक साल भर का मतलब कह रहे हैं कि हिसाब किताब हो गया। जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली है, आपकी फैमिली हो सकती है, चाहे गवर्नमेंट हो। मान लीजिए आपकी फैमिली है, आपके फैमिली में पेरेंट्स हैं, मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि वो जो एक महीने में मान लीजिए उनकी 50,000 रुपये सैलरी आती है, ठीक है, या 50,000 रुपये उनको आते हैं, तो वो अपने महीने भर का खर्चा इसमें ऐड करते हैं कि हाँ ये 2,000 रुपये इसके लिए होने चाहिए, ये 3,000 रुपये इसके लिए होने चाहिए, ये इतनी बचत होनी चाहिए, ये खाने पे खर्चा होना चाहिए, ये घूमने पे खर्चा होना चाहिए, पढ़ाई पे खर्चा होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जो पेरेंट्स हमारे होते हैं वो मतलब कि महीने में पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि इस महीने हमको किस किस चीज़ पे खर्चा करना है। तो यही बातें जो है बजट होती हैं, इसी का एस्टीमेट जो बनाते हैं हम लोग वो बजट होता है। तो अच्छा, जो गवर्नमेंट होती है वो भी बजट बनाती है, पूरे देश को उसको चलाना है। तो कहीं ना कहीं पैसा किस जगह पे, किस विभाग को, मतलब कि जो मंत्रालय बटे हुए होते हैं, जैसे कि कितना पैसा किस योजना में जाना है, रोड के लिए कितना पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना चाहिए, डिफेंस में कितना पैसा चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट होती है वो साल के स्टार्टिंग में ही मतलब कि जो बजट पेश होता है तो उसमें स्टार्टिंग में ही वो अपने जो है कि सारे के सारे जो है खर्चे और आय जो होती है वो डिसाइड कर लेती है। तो वही सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो बजट में इंक्लूड होती हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बजट में शामिल क्या क्या होता है, चलो ये देख लेते हैं। तो राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियाँ, मतलब कि जो भी टैक्स जो गवर्नमेंट प्राप्त करती है और अन्य जो पूंजी प्राप्त करेगी तो वो कितनी प्राप्त करेगी, तो इसका अनुमान बजट में होता है। और क्या होता है कि राजस्व बढ़ाने के उपाय, किस तरीके से गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी, तो उसके जो उपाय होंगे और साधन होंगे वो भी बजट में इंक्लूड होंगे। तो ये जो पॉइंट है इसमें लिखा, ये पॉइंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि इससे पता लगता है कि बजट के अंदर होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें बजट में होती हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, खर्च का अनुमान कि पूरी साल जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें कितना खर्चा होने वाला है, ये भी बजट में लिखा होता है। वास्तविक प्राप्तियाँ कितनी होंगी, खर्च का विवरण, ये भी जो है उसमें लिखा होता है बजट में। और क्या होगा कि आने वाले साल के लिए जो आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च और योजना एवं नई परियोजना। तो क्या कहने का मतलब ये है कि जो पूरा जो आने वाला साल होगा तो उसका जो पहले ही एस्टीमेट बना लिया जाता है उसको ही बजट बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है कि आर्थिक एवं वित्तीय नीति की, और क्या होता है कि व्यवस्था जो खर्च होती है, कोई नई परियोजना स्टार्ट करनी है, कोई नई योजना जो गवर्नमेंट लाती है तो उसका जो प्रावधान होता है वो बजट में ही पहले स्टार्टिंग में कर देती है। कोई नई योजना जैसे लाने, बीच में भी योजना आती है लेकिन अक्सर जो है बजट में ही किसी योजना का प्रावधान होता है। तो ये सब बातें बजट में ही लिखी होती हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बजट का जो संवैधानिक उपबंध है वो क्या है, हमारे संविधान में बजट का क्या उपबंध है, चलिए देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो होते हैं इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में
पेश करते हैं। तो जो बजट होता है वो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, तो लोकसभा से स्टार्ट होता है, ठीक है। लोकसभा में पारित होने के बाद में जाता है राज्यसभा में। तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनका काम होता है कि वो दोनों सदनों में जो है गवर्नमेंट के द्वारा बजट को पेश कराएं। लोकसभा में भी, लोकसभा के बाद में जाता है राज्यसभा में, तो वहाँ दोनों सदनों में पेश कराने का मतलब कि कर्तव्य होता है। राष्ट्रपति जो है इसको करवाता है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा क्या होता है कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक ये जो अनुदान वर्ड है ये बार बार आपके अभी आने वाले जो लेक्चर है इसमें बार बार यूज़ किया जाएगा। तो अनुदान का मतलब जो है सीधी सीधी मांग है कि पैसे की मांग। अनुदान की मांग का मतलब होता है कि पैसे की मांग। तो जहाँ जहाँ भी मैं अनुदान का यूज़ करूँगा आप समझ लेना कि वहाँ पे पैसे की मांग की बात हो रही है। तो वही बात है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी कि मतलब कि जब तक जो गवर्नमेंट होती है पैसा निकालने के लिए उससे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होगी। राष्ट्रपति पहले से ही उसको सिफारिश करेगा तभी गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। आगे बात करते हैं कि समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। तो ये लाइन आपको शायद ना समझ में आए, मैं समझाता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है कि जो भारत की जो संचित निधि होती है ये इसको हम बोलते हैं हमारे देश, कह लीजिए कि हमारे देश का जो अकाउंट है सारा का सारा पैसा जो है भारत की संचित निधि में ही जमा होता है। तो संचित निधि से पैसा कैसे निकलना है तो उसके लिए जो एक विधि होती है, निर्मित होती है, तो उसके लिए जो विनियोग होगा, कहने का विनियोग का मतलब क्या होता है कि पैसे को निकालना। ये भी आप याद रखिए, ये भी वर्ड आपको बार बार अभी आगे देखने को मिलेगा। पैसे को निकालना, कि किस तरीके से पैसा निकलेगा, ये बातें जो है विनियोग में लिखी होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन जो है विधि के द्वारा ही निकाला जा सकता है, बिना विधि प्रक्रिया के नहीं। तो ये विधि भी अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अगली बात करते हैं कि बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किए गए व्यय को पृथक पृथक दिखाना चाहिए। तो जो हमारा बजट होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं कि संचित निधि से किए गए व्यय। देखिए, भारित व्यय और व्यय मतलब कि जैसे कि व्यय करने का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट किसी को जैसे कि कोई नई योजना लानी है कोई कहाँ, और किसी मंत्रालय को पैसे देने हो तो ये तो हो गया व्यय। और भारित व्यय क्या होगा कि जो प्रॉपर उस पर ही जो हमारी संचित निधि है वो उससे पैसा निकलना ही निकलना है, उसके लिए जो है विनियोग विधेयक नहीं लाना पड़ेगा। तो और व्यय करने के लिए जो होता है वो विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। तो विनियोग विधेयक क्या होता है आगे भी हम लोग अभी इसकी चर्चा करेंगे। तो जो भारित व्यय हैं जो है उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भारित व्यय कौन कौन से हैं जो हमारी संचित निधि है। तो उस पर क्या कहेंगे कि भारित व्ययों के संबंध में सदन में मतदान नहीं होगा, अर्थात इस पर केवल चर्चा होगी। तो आपसे जो है एग्ज़ाम में सीधे सीधे ये जो लाइनें लिखी हुई ये आपके स्टेटमेंट के तौर पे आपसे पूछी जाएंगी। तो और वहाँ पे आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक एक लाइन को आप बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत ही गौर से ध्यान से रखिएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाता है तो इसके आप साथ ही साथ आप नोट्स भी बना लीजिए। और अगर आपको मतलब कि पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपको चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो आने वाले मतलब कि एग्ज़ाम से पहले जो टाइम होता है तो उसमें आपके लिए रिवीजन के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। तो वैसे तो आप साथ में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चीज़ें साथ साथ में समझ में आती रहेंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। तो जो भारित व्यय देख लेते हैं कि संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं, क्या क्या भारित व्यय होते हैं, कि मतलब कि क्या क्या चीज़ें जो है संचित निधि पर भारित हैं जिन पर मतदान नहीं होगा, सिर्फ चर्चा होगी सदन में। तो राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ, मतलब कि वेतन हो गया, राष्ट्रपति के भत्ते हो गया, और उसके कार्यालय के जो अन्य व्यय होंगे, जो कार्यालय उसका ऑफिस होता है उसके जो अन्य व्यय होते हैं तो वो सारे के सारे संचित निधि पर भारित होते हैं। और क्या होगा दूसरा कि उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के उपसभापति हो गए, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते जो है ये भी भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। और क्या क्या होगा संचित निधि पर भारित, चलिए अब हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन जो है वो भी संचित निधि पर भारित होती है। कैग के वेतन भत्ते एवं पेंशन ये भी भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, अच्छा इसमें एक बात पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जो हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय, तो उसके जो न्यायाधीश होते हैं तो उनका वेतन जो होता है वो राज्य सरकार देती है, वो राज्य की संचित निधि से मिलता है उनको। लेकिन पेंशन कहाँ से मिलती है, ये भारत केंद्र मतलब कि केंद्र सरकार जो
होती है उसके द्वारा जो भारत की संचित निधि होती है उससे पेंशन मिलेगी। और वेतन कहाँ से मिलेगा? राज्य की संचित निधि से। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हो गए, उसके सदस्य हो गए, उनके वेतन एवं भत्ते ये भी जो है भारत की संचित निधि पर व्यय होते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि संचित निधि पर भारत कौन कौन से भत्ते या फिर वेतन होते हैं, तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा बजट होता है वो किस तरीके से संसद में पारित होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो जो पारित होने की जो प्रक्रिया है वो 6 चरणों से गुजरती है। तो एक एक करके हम लोग जो है 6 चरणों को देखेंगे। तो पहला चरण क्या होता है? बजट का प्रस्तुतिकरण। पहला जो चरण होता है उसमें होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि आम बजट को जो है प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री जो होता है सदन में जो भाषण देता है उसे बजट भाषण कहते हैं। तो जो हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, पहले लोकसभा में जाएंगे, बजट क्या एक थैला लेकर जाते हैं, जो सरकार की नीतियां हो गई उसमें क्या क्या योजनाएं लाने वाले हैं, तो ये सारी के सारे जो है तथ्य वो सदन में लोकसभा के सामने रखते हैं। तो उसी को हम लोग बजट का भाषण कहते हैं। और क्या होता है कि लोकसभा में भाषण के अंत में मंत्री जो है बजट प्रस्तुत करता है। तो जो भाषण के बाद में वो अपनी नीतियाँ बताएंगे, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट रखेंगे उसी को बजट कहते हैं। तो और इसमें क्या होता है कि राज्यसभा को अनुदान की मांगों पर कटौती करने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें क्या, जैसे कि बजट में क्या होता है कि पैसे का लेखा जोखा होता है। तो जैसे कि लोकसभा में बजट पारित होने के बाद में जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जाने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पर भी जैसे अगर राज्यसभा चाहे तो वो जो मांग करी है, जो गवर्नमेंट पैसे की जो मांग करती है कि हमको इतना पैसा चाहिए, तो उस जो मांग है, जो अनुदान की जो मांग होती है पैसे की, तो उसमें जो है राज्यसभा को इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उस मांग को जो है कटौती कर दे, कि मतलब कि नहीं इनको इतने पैसे नहीं मिलने चाहिए। तो ये कटौती का अधिकार जो है राज्यसभा के पास में नहीं है। तो अब ये है किसके पास में, ये भी हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो पहले चरण में क्या होता है, जो सिर्फ बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, वित्त मंत्री हमारे जो होते हैं वो सदन में सामने सबके सामने रखते हैं, अपनी नीतियाँ रखेंगे, भाषण देंगे। तो पहले चरण में सिर्फ बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। अच्छा, दूसरे चरण में अब बात करते हैं कि दूसरे चरण में क्या होता है। दूसरे चरण में होती है आम बहस। दूसरे चरण में जो होती है वो होती है आम बहस। जब बहस किस लिए होती है, जैसे कि वो जो वित्त मंत्री हमारे जो होते हैं उन्होंने अपनी जो नीतियाँ रखी, नई योजनाएं, किस मद में कितना पैसा जाएगा, तो उस पर जो सदस्य होते हैं वो बहस करते हैं कि हाँ इस पे इतना जाना चाहिए, इस पे कम जाना चाहिए, ये इस पे और ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो पैसे को लेकर होती हैं, तो उस पर बहस होती है कि जैसे कोई सदस्य कहेगा ये योजना ठीक नहीं है, इस पे इतना पैसा नहीं होना चाहिए, ये नई योजना चालू होनी चाहिए, ये इस विभाग में एक और योजना, हाँ इसको बंद कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आम बहस में होती हैं। और बहस के अंत में वित्त मंत्री को अधिकार होता है कि इसका जवाब दे। जो सदस्य क्वेश्चन करेंगे कि हाँ आप, तो सदस्य जो होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं वित्त मंत्री से कि आप जो नई योजना लेके आ रहे हैं इससे किस किस को लाभ होगा। तो ये सारे तो वित्त मंत्री को अधिकार होता है कि वो इसका जवाब दे सदस्यों का। अच्छा, तीसरा जो चरण होता है, चलिए तीसरे चरण में, दूसरे चरण में बहस होती है। तीसरे चरण में क्या होता है कि विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है। तो इसमें क्या होता है, संसद की जो स्थायी समिति होती हैं, देखिए संसद में 2 तरीके की समिति होती है, स्थायी समिति और अस्थायी समिति। तो आने वाले लेक्चर में मैं इसकी भी चर्चा करूँगा जो आगे, तो ये अलग से ही मैं एक चैप्टर है, तो इसको मैं तब वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि स्थायी समितियाँ कैसी होती हैं, अस्थायी समितियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो जो संसद की स्थायी समिति, आप यहाँ पे समझ लीजिए, स्थायी समिति का मतलब होता है कि उसको जो है कभी भंग नहीं, मतलब कि हर साल में वो गठित की जाती है। तो ये चर्चा हम उस लेक्चर में करेंगे। तो जो संसद की स्थायी समितियाँ जो होती हैं वो अनुदान की जो मांग होती है, पैसे को जो गवर्नमेंट मांगती है उसकी विस्तार से जांच और पड़ताल करती है वो समिति जो होती है, और एक रिपोर्ट तैयार करती है। और इन रिपोर्टों को दोनों सदनों में विचारार्थ रखा जाता है। कहने का मतलब ये होता है जैसे कि जो बजट रखा जाता है सदन में, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, जो उसकी लैंग्वेज टेक्निकल होती है, उसमें जो खर्चा होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है। तो स्थायी समिति जो समितियां गठित होती हैं, तो उनका ये काम होता है कि उसका सरल सा प्रारूप बनाकर सदन के सामने रखा जाए। तो जो उसको जो इतना टेक्निकल है उसको सरल करके जो है सदन के सामने रखने का काम होता है स्थायी समितियों का। तो जो उसके बाद में जो सरल तरीके से पेश करती है, तो उसके बाद में क्या होता है, जो रिपोर्ट पेश करने के बाद में दोनों सदनों के सामने वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद में क्या होता है, चलिए इस पर बात करते हैं। तो अब आ जाते हैं चौथे पे। चौथी श्रेणी में क्या होता है, चौथे स्तर पे क्या होता है, अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। ठीक है,
तो अब जो है जो पैसा मांगा है गवर्नमेंट ने या वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है तो उसमें जो खर्चा होने वाला है, तो जो पैसा मांगती है मतलब कि जो गवर्नमेंट, तो उस पर मतदान होता है चौथे चरण में। इसमें क्या होता है कि सदस्य जो होते हैं वो अनुदान की मांगों पर कटौती करने के लिए भी प्रस्ताव ला सकते हैं। जो सदस्य होते हैं वो कटौती प्रस्ताव लाते हैं। तो कटौती प्रस्ताव जो होते हैं वो इस प्रकार के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। मतलब कि जब अनुदान की मांगों कहें कि इस मत के लिए हाँ आप कम खर्चा करिए, इस पर इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, ये सदस्य जो है इसको लेकर प्रस्ताव लाते हैं, तो इसको कटौती प्रस्ताव बोला जाता है। अच्छा, कटौती प्रस्ताव जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से कटौती प्रस्ताव होते हैं। तो पहला जो होता है वो नीति कटौती प्रस्ताव। इसमें क्या होता है कि यह मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपये कर दी जाए और सदस्य कोई वैकल्पिक नीति पेश कर सकता है। तो अच्छा, इसमें होता क्या है नीति कटौती में? नीति कटौती में ये होता है जैसे कि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट जो होती है, मान लीजिए कोई नई योजना लेके आई, ठीक है, कोई किसी विभाग से संबंधित कोई योजना लेके आई, जो बाकी के सदस्य उनको नहीं पसंद आई योजना कि ये योजना इसकी ज़रूरत नहीं है, या मतलब मान लीजिए कि इसकी ज़रूरत नहीं है, सदस्यों को ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सदस्य क्या करेंगे, उस योजना के प्रति जो है अपनी असहमति व्यक्त करेंगे। असहमति व्यक्त करने के बाद में क्या होगा कि वो जो है इसमें कटौती की मांग करेंगे, ठीक है। कटौती की मांग करेंगे तो जो गवर्नमेंट ने इस योजना के लिए जो राशि मांगी होगी उस राशि को वो कहेंगे कि इसको 1 रुपये कर दिया जाए, ठीक है। तो 1 रुपये करने का मतलब वही हो जाता है कि आप इस योजना को समाप्त कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं कि वैकल्पिक नीति पेश कर सकते हैं। तो उसके स्थान पर वो जो गवर्नमेंट लाई की नीति जो लेकर आई है उसके स्थान पर वैकल्पिक नीति भी वो पेश कर सकते हैं। तो अच्छा, दूसरा जो कटौती होती है वो देख लेते हैं, आर्थिक कटौती। तो आर्थिक कटौती प्रस्ताव लाते हैं सदस्य। इसमें क्या होता है कि इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है और इसमें मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। वही बात है कि जैसे कि कोई बजट किसी विभाग के लिए बनाया गया, मान लीजिए कि डिफेंस के लिए बनाया गया, ठीक है, डिफेंस के लिए बजट बना दिया गया और उसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत हो गई और इस चक्कर में जो है और जो विभाग है उनको पैसा कम मिला, तो जो सदस्य होते हैं तो वो क्या कहेंगे कि जो आपने इसके लिए बजट बनाया है इसको आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो वो एक उस पर जो है कि आप इस बजट को कम कर दीजिए जिससे कि जो और भी मंत्रालय हैं उनको भी पैसा मिल जाए। तो ये बात जो है आर्थिक कटौती में होती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो वो जो बजट बनाया गया, मान लीजिए जो अभी डिफेंस का बजट बना, तो उस पर कहेंगे कि आप इसमें से पैसा कम करके अन्य जो नीतियाँ हैं आप उन पर पैसा बढ़ा दीजिए। तो इसको कहते हैं आर्थिक कटौती। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती में क्या होता है कि यह भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित होती है। जो भारत सरकार के ऊपर कोई दायित्व होता है उससे संबंधित होती है। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कमी कर दी है। इसमें जो है मांग में 100 रुपये की, जो भी मान लीजिए किसी योजना के लिए बजट के लिए सरकार ने जितने भी रुपए मांगे तो उसमें 100 रुपये की कमी कर दी जाए। ये बात सदस्यों के द्वारा बोली जाती है। तो ये प्रस्ताव सांकेतिक कटौती प्रस्ताव के तहत आता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो 4 चरण हम लोगों ने देख लिए थे कि बजट में जो है संसद में बजट किन किन चरणों से गुजरेगा। तो हम लोगों ने 4 चरण देख लिए। अब हम लोग 5वां चरण देखते हैं कि 5वें चरण में क्या होता है। तो 5वें चरण में होता ये है कि जो विनियोग विधेयक पारित होना। अच्छा, अभी जैसे कि गवर्नमेंट जो बजट लाती है तो उसके बाद में वो अपनी नीतियाँ सारी उसने लाई, सबके सामने रखी, किस मंत्रालय के पास में कितना पैसा जाएगा, ये सारी बातें तो हो गई। बात आती है पैसे निकालने की। तो पैसा तभी निकलता है जब विनियोग विधेयक लाया जाता है। अगर विनियोग विधेयक नहीं लाया जाएगा तो उसके बिना आप पैसा जो है भारत की संचित निधि से नहीं निकालते। तो विनियोग विधेयक में होता क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो विनियोग विधेयक में होता है कि लोकसभा में मत द्वारा किए गए जो अनुदान की मांग होती है, जो अनुदान की मांग गवर्नमेंट ने रखी है, जो गवर्नमेंट सबके सामने सदन में रखती है, तो अनुदान की जो मांग होती है, पैसे की मांग जो होती है बजट के लिए, तो वो ये इसी में विनियोग विधेयक में शामिल होता है। और जो भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं विनियोग विधेयक में रखी जाती हैं। तो फिर उसके बाद में विनियोग विधेयक जो होता है वो संसद के द्वारा पारित करवाना होता है। अगर ये पारित हो गया तब तो गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है, अगर ये पारित नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता है। चलिए इसमें बात कर लेते हैं कि भारत की निधि से विनियोग के लिए, मतलब कि पैसे निकालने के लिए एक विनियोग विधेयक जो होता है वो स्थापित किया जाता है ताकि धन को निम्न आवश्यकताओं के द्वारा प्रयुक्त किया जा सकते हैं। तो ये आवश्यकताएं होती हैं।
जिनके लिए पैसा निकाला जाता है। तो विनियोग विधेयक के बिना पैसा गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि वित्त विधेयक का पारित होना। अच्छा, छठी स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं कि अब छठी स्टेज में क्या होगा बजट पे, तो हम लोग देख लेते हैं कि वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक का पारित होना। विनियोग विधेयक पारित होने के बाद में आता है वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक भारत सरकार के उस वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए स्थापित किया जाता है। तो वित्तीय वर्ष मतलब कि जो भी गवर्नमेंट पूरे साल का जो वित्तीय प्रस्ताव वो लेकर आई थी उसको प्रभावी करने के लिए स्थापित किया जाता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में विनियोग विधेयक के विपरीत संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं। तो मान लीजिए कि बाद में कोई पैसे को लेकर अगर कोई संशोधन पेश करना है तो वो वित्त विधेयक में ही प्रस्तावित किया जाता है। तो इसके बाद में जो है गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। ये विधेयक जो विनियोग विधेयक हो गया, वित्त विधेयक, ये सभी जो है पारित होने चाहिए संसद में, उसके बाद में ही जो है गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो 6 चरण होते हैं, तो उन 6 चरणों को बाद मतलब कि कंप्लीट करने के बाद में ही गवर्नमेंट के पास में पैसा आता है। अब हम लोग कुछ अन्य अनुदान देख लेते हैं। जैसे कि बजट में तो सरकार अपना जो है आय और व्यय का हिसाब किताब उसमें होता ही है। तो उसके अतिरिक्त जैसे कि बजट में तो जितना हिसाब रखा था गवर्नमेंट ने पैसे का, तो उसके अतिरिक्त भी अगर बीच बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं अन्य अनुदान। तो अन्य मतलब कि अन्य चीज़ों के लिए जब पैसे की ज़रूरत होती है तो बजट तो साल में एक बार ही लाया जाता है। तो अन्य जब बीच में ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब क्या करती है गवर्नमेंट, वो हम लोग अब देखने वाले हैं। तो बजट जिसमें एक वित्तीय वर्ष हेतु आय और व्यय का सामान्य अनुमान होता है के अतिरिक्त संसद द्वारा असाधारण या विशेष परिस्थितियों में अनेक अन्य अनुदानें भी दी जाती हैं। तो जो अन्य स्थितियां आती हैं जब पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो पैसा कैसे निकलता है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है वो अनुपूरक अनुदान लाती है संसद में। तो इसमें अनुपूरक अनुदान देखिए, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान, ये सरकार के द्वारा लाए जाते हैं। मतलब कि पैसे की मांग की जाती है, तो कब किस अनुदान की मांग की जाएगी, चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो अनुपूरक अनुदान कब लाया जाता है कि राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त हो। जैसे कि गवर्नमेंट ने बजट पेश किया, ठीक है, बजट पेश करने के बाद में जो है कि पूरे साल का बजट बना और वो मतलब कि अभी 10 महीने हुए हैं, 10 माह हो चुके हैं, ठीक है, और 10 माह में ही सारा का सारा पैसा ख़त्म हो चुका है जितना भी निकाला था। तो उसके बाद में जो 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीने के लिए पैसा कहाँ आएगा, तो ये जो 2 महीने इनका खर्चा पूरा करने के लिए लाया जाता है अनुपूरक अनुदान। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं अतिरिक्त अनुदान। इसमें क्या होता है कि नई सेवा के संबंध में मान लीजिए जैसे कि बजट में जो योजनाएं चालू करती है या किसी विभाग की कोई भी योजना गवर्नमेंट जो चालू करती है वो बजट में चालू करती है, ठीक है। बजट के बाद में आने के बाद में क्या होता है कि उससे पैसा सारा मिल जाता है। अच्छा, कोई जो अगला बजट होगा और जो उसके बीच की जो ड्यूरेशन होगी, बीच में ही मतलब कि कोई नई सेवा स्टार्ट करनी है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए बजट से तो पैसा आना नहीं, तो उसका पैसा कहाँ आएगा, वो अतिरिक्त अनुदान के तहत आएगा। तो गवर्नमेंट अतिरिक्त अनुदान की मांग करेगी संसद में, कहेगी कि हमें नई योजना चालू करनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो ये जो प्रावधान है अतिरिक्त अनुदान के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अधिक अनुदान की। तो अधिक अनुदान में क्या होता है, अधिक अनुदान जो है गवर्नमेंट क्यों लाती है, तो वित्तीय वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए निर्धारित रकम से ज़्यादा व्यय हो जाती है। मान लीजिए कि कोई योजना गवर्नमेंट ने चलाई, उसके लिए जो है 10,000 करोड़ रुपए मतलब कि बजट में प्रावधान था, ठीक है, 10,000 करोड़ पूरे के खर्च हो गए, उसके बाद में योजना पूरी नहीं हुई। मान लीजिए अभी 2,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को और चाहिए, जो कि कम पड़ रहे हैं योजना को पूरा करने के लिए। तो ये 2,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट जो है वो अधिक अनुदान के द्वारा जो है लाएगी कि इस योजना में इतने पैसे अधिक लगने हैं, तो इसी को बोलते हैं अधिक अनुदान। अब बात करेंगे कि प्रत्यानुदान में क्या होता है कि जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत सहायता हो। मान लीजिए कि कोई सेवा थी या कोई मद मतलब कि कोई नीति थी, उसमें आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं जब तुरंत मतलब कि एकदम अटेंडम में चाहिए होता है पैसा, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो होती है वो प्रत्यानुदान के तहत मतलब कि संसद के द्वारा पैसा निकाल सकती है। अगला जो हमारा है वो अपवादानुदान। तो अपवादानुदान में क्या होता है कि इसे विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर किया जाता है तथा यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होता। अपवादानुदान कोई मतलब कि ऐसा खर्चा आ गया जिसका
जिसका वर्णन बजट में नहीं था और उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ही चाहिए, तो वो उस पैसे को जो है गवर्नमेंट अपवादानुदान के तहत जो है मांग करेगी, तो संसद में जाएगी कि हमें मतलब कि इसका प्रावधान बजट में नहीं था लेकिन अभी इसके खर्चे के लिए हमको पैसा चाहिए, तो वो जो पैसा है वो अपवादानुदान के तहत गवर्नमेंट उस पैसे की मांग करेगी, तो उसके बाद में ही संचित निधि से पैसा निकलेगा। एक और रह गया है सांकेतिक अनुदान। इसमें क्या होता है, जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता हो, मान लीजिए कि कोई योजना चल रही है और उसी से रिलेटेड कोई दूसरी, मान लीजिए उसके लिए सब योजना चला दी, मतलब कि उप योजना या उससे रिलेटेड कोई नई योजना स्टार्ट कर दी है गवर्नमेंट ने, उसका वर्णन तो था नहीं बजट में, तो उसके लिए गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी, तो उसके लिए सांकेतिक अनुदान की मांग करेगी संसद में, तो उसके बाद में ही पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को। तो जो हमारा बजट से रिलेटेड जो भी प्रावधान था, उम्मीद है कि मैंने सारे के सारे तथ्य आपको बता ही दिए होंगे, जो भी बजट में कैसे संसद में जाता है, तो ये सारे के सारे तथ्य मैंने आपको बता दिए। तो अब इस जो पूरी की पूरी मैंने आपको संसद के जो 5 पार्ट पढ़ाए, तो उनसे जो भी रिलेटेड जो भी आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे डायरेक्ट पूछे ही जाएंगे। तो ये आर्टिकल भी आपको याद होने चाहिए। अच्छा, मैं अभी तक आपको थ्योरी पढ़ा रहा था और आर्टिकल मैं आपको एक साथ में ही पढ़ा देता हूँ, जिससे आपको भी याद आसानी से हो जाएंगे और आप नोट डाउन भी कर लेंगे, तो एक जगह आप नोट डाउन करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो जो हमारे संविधान का जो आर्टिकल है वो 79 किससे संबंधित है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो 79 जो है वो संसद के गठन से लेकर है। 80 में क्या है कि राज्यसभा का संगठन किस तरीके से होगा। देखिए, ये सारे के सारे जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इन सारे के सारे पॉइंटों की चर्चा मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूं, तो मैं यहाँ पे आपको अब दोबारा से समझाने वाला नहीं हूँ। अगर आप पहली बार वीडियो को विज़िट कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप पुराने लेक्चर देखिए, तो उनमें मैं आपको इन सारे के सारे जो आर्टिकल हैं डिटेल में, मैं इन सारे के सारे जो पॉइंट हैं, सारे के सारे पॉइंटों के बारे में मैं डिटेल से समझा चुका हूँ। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्विक रिवीजन टाइप का हो जाएगा आर्टिकल का, तो आप कर लीजिए। तो 79 किससे, संसद के गठन से संबंधित। तो 80 किससे, राज्यसभा का संगठन किस तरीके को। 81 में क्या है, लोकसभा का संगठन किस तरीके से होगा। 82 में क्या है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन, प्रशीमन आयोग जो बनता है। 83 में क्या है, दोनों सदनों की अवधि क्या होगी। 84 में है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या चाहिए। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन जो है 85 में। 86 में किस बात की चर्चा है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति सदनों को संबोधित करने एवं संदेश देने का अधिकार जो है 86 में है। अब बात करेंगे कि 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। 88 में जो है सदनों के प्रति मंत्री एवं अटॉर्नी जनरल के अधिकार। 89 में जो है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापतियों का वर्णन 89 में। 90 में जो है वो है राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्यागपत्र एवं विमुक्ति। 91 में क्या है, सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति। 92 में क्या है कि सभापति तथा उपसभापति का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, उनकी जो है विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे। 93 में क्या है, तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन 93 में। 94 में जो है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति किस तरीके से होगी, उनका त्यागपत्र, विमुक्ति किस तरीके से होगी, ये चर्चा 94 में। 95 में जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष अथवा किसी व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करना, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। वही लोकसभा का अध्यक्ष अगर मौके पे नहीं हो तो उपाध्यक्ष नहीं हो तो कौन होगा, तो ये बात 95 में लिखी है। 96 में क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो ये बात 96 में। 97 में क्या है, सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते 97 में लिखे हुए हैं। 98 में क्या लिखा है, संसद का सचिवालय जो है आर्टिकल 98 में लिखा हुआ है कि संसद का एक सचिवालय होगा, दोनों सदनों का एक सचिवालय है। तो 99 में क्या लिखा है, सदस्यों के द्वारा जो शपथ दी जाती है। 100 में क्या लिखा है, दोनों सदनों में मतदान कैसे होगा, रिक्तियाँ, कोरम की बात जो है 100 में लिखी है। कोरम के बिना सदन का कार्य नहीं होगा, तो ये बात 100 में लिखी है। 101 की बात करें, सीटों की रिक्तियों की बात है 101 में। 102 में सदस्यता से अयोग्यता ठहराना, किस मतलब कि पॉइंट पे सदस्य जो है अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। 103 में है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करेगा, तो ये बात 103 में लिखी है। 104 में जो है अनुच्छेद 99 के तहत शपथ ग्रहण करने से पहले स्थान ग्रहण तथा मतदान देने पर दंड एवं जब्ती, योग्यता नहीं अथवा अयोग्य ठहराया जाना। वही है कि बिना शपथ लिए आप सदन में नहीं बैठ सकते, उसके अगर कोई बैठता है मत देता है तो उस पर दंड लगाया जाएगा जो 500 रुपये डेली के हिसाब से होगा। ये बात अनुच्छेद 104 में लिखी हुई है।
तो अब जो अगला आर्टिकल हमारा है वो है अनुच्छेद 105। चलिए अनुच्छेद 105 में देखते हैं कि क्या है। तो अनुच्छेद 105 में लिखा है कि संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्ति एवं विशेषाधिकार के बारे में 105 में लिखा है। 106 में संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते 106 में लिखे। 107 में विधेयकों की प्रस्तुति और उनको पारित कराने संबंधी प्रावधान 107 में। 108 में क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 109 मुद्रा विधेयक के मामले में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा विधेयक से संबंधित यानी कि धन विधेयक जो होता है उसका वर्णन 110 में। 111 में क्या है, विधेयकों की स्वीकृति जो है 111 में लिखी हुई है। बात करते हैं 112 की। तो 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का प्रावधान अनुच्छेद 112 में। 113 में क्या है, संसद में प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया किस तरीके की हुई 113। 114 में विनियोजन विधेयक जो है उसका प्रावधान जो है 114 में। 115 में क्या, पूरक अतिरिक्त जो अनुदान अभी मैंने आपको पढ़ाया तो इनका वर्णन 115 में। 116 में क्या, लेखा पर मतदान कैसे होगा, ऋण असाधारण अनुदानों पर मतदान किस तरीके से होगा, ये 116 में। 117 में क्या है, वित्तीय विधेयकों से संबंधित विशेष प्रावधान जो है 117 में। 118 में क्या है, प्रक्रिया संबंधी नियम किस तरीके से होंगे, तो ये बात 118 में। 119 में है कि संसद में वित्तीय कार्रवाइयों से संबंधित विनियमन किस तरीके का होगा 119 में। 120 में जो है संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी, तो इसका वर्णन 120 में। 121 में क्या, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध जो है अनुच्छेद 121 में है कि किस किस बातों पे चर्चा होगी किस पर नहीं होगी। तो 122 में क्या है कि संसद की कार्रवाइयों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं करेगा, ये बात 122 में लिखी है। 123 में संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 123 में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये जो संसद से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो आज जो है संसद का आज जो हमारा जो लेक्चर है संसद का, तो आज संसद का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उनको भी आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें भी हेल्प मिलेगी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसमें लिखिए, आपकी जो भी दिक्कतें हैं, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको लिख सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो उसमें पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जो नेक्स्ट लेक्चर मैं कल लेकर आऊँगा। तो देखते हैं कि कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये मैं कल ही डिसाइड करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।